A returner's magic should be special, also known as Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu. Actually, this is a action fantasy time travel anime. And because genre में time travel है, इसीलिए इसने मेरा इंटरेस्ट खींचा. वरना I don't think so I would have tried this. Well, कमियां तो बहुत है, बट आप फिर भी इसे ट्राई कर सकते हैं एक बार. माई एनिमे लिस्ट की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है, वहीं IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है. और ये एक साउथ कोरियन वेब नॉवल है जिसका एडेप्टेशन हुआ है और इसका मानवा भी अवेलेबल है जिसमें अभी तक शायद 248 चैप्टर्स आ चुके हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप वो जाके पढ़िए बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. वही एनिमेशन जो है इस एनिमे की वो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी निकल के आती है. एंड आई थिंक सो अभी तक 52 चैप्टर्स तक के अडेप्ट हो चुका है इन 12 एपिसोड्स में. तो एनिमे देखने के बाद आप चैप्टर 53 से चालू कर सकते हैं. वेल, एनिमेशन स्टूडियो है आर्वो एनिमेशन, जिन्होंने इससे पहले इरीना द वेम्पायर कॉस्मोनॉट और मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर जैसे एनिमेज दिए हैं. एंड आई डोंट थिंक सो आपने एक का भी नाम सुना होगा. मोस्ट प्रोबेबली आपने मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर का ही ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुना होगा. तो अब आते हैं नेगेटिव्स पर. सबसे पहले इसका एनिमेशन. जब भी कोई मॉन्स्टर वगैरह दिखाना होता है ना तो एनिमेशन लिटरली हक देती है. एंड ओवरऑल द एनिमेशन वाज क्वाइट एवरेज. सेकेंडली, एडेप्टेशन बहुत डिसअपॉइंटिंग है. बहुत चीज़ें नहीं बताई गई है आपको इन 12 एपिसोड्स में. एंड लास्ट एपिसोड में तो गाइज लगता है कि लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं ना गाइज, उसका इन्होंने मोन्टाज बना दिया है गाइज 2-3 मिनट का, कीपिंग द एक्चुअल स्टोरी. थर्डली, द पेसिंग इज़ वेरी स्लो एंड काफ़ी जगह आपको स्टिल इमेजेस देखने को मिलेंगे और उनका ही प्रयोग किया गया है. उसके बाद कैरेक्टर्स लाइक रोमांटिका एंड प्राम कुछ ज़्यादा ही इरिटेट करते हुए आपको नज़र आएंगे. प्राम बीइंग अ क्यूट बॉय हैज़ अ क्रश ऑन आवर मेन कैरेक्टर. वही रोमांटिका को प्राम बहुत पसंद आता है, बट हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ना ही नहीं है बिकॉज उसे दुनिया बचानी है. तो अब आते हैं पॉजिटिव्स पर. सबसे पहले टाइम ट्रैवल. मेन कैरेक्टर ने समय में पीछे आकर उस एक मौके का बहुत अच्छा उपयोग किया है बिकॉज उसे मालूम है कि उसे क्या करना है. एटलीस्ट ताकेमिची से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया है. सेकेंडली, कैरेक्टर थोड़ा ओवर पावर्ड लग सकता है बट उसे होना भी चाहिए बिकॉज फ्यूचर से वो पास्ट में आया है तो हायर लेवल मैजिक्स तो उसे आते ही होंगे. बस उसे फिजिकल स्ट्रेंथ की दरकार है क्योंकि वो 13 साल पीछे आया है पास्ट में. तो यही थे पॉजिटिव्स. म्यूज़िक की अगर हम बात करें देन दैट वाज ओके-इश एंड ये एनिमे है भी अंडररेटेड गाइज. तो देखते हैं मेरे रिव्यू के बाद ये एनिमे कितना पॉपुलर हो सकता है क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में मुझे ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दुनिया की. अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं. वेल, शैडो वर्ल्ड्स आर काइंड ऑफ अ पैरेलल वर्ल्ड्स विच ऑकर एवरी ईयर. मानवता के लिए ये एक खतरनाक विपत्ति है क्योंकि शैडो वर्ल्ड में इनफाइनाइट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स होते हैं जिसके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं. कुछ वर्ल्ड्स इजी टू कंप्लीट होते हैं तो कुछ वर्ल्ड्स काफ़ी खतरनाक होते हैं. वेल, ये सारे अलग अलग प्रकार की दुनिया पास्ट हिस्टोरिक इवेंट्स पर बेस्ड है और इनको रोकने का एक ही तरीका है कि उस वर्ल्ड में घुसकर उनके मिशंस को पूरा करना. अगर कोई मिशन या सिनेरियो दिया गया हो, जैसे कि मान लो पास्ट में एक वॉर हुआ था जिसमें एक पार्टी हार जाती है और आपका ऑब्जेक्टिव है उस पार्टी को जिताना, तो जैसे ही आप उस मिशन को कंप्लीट कर दोगे वो शैडो वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा. वेल, अगर आप उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे तो रियलिटी पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और अधिकतर ज़मीन काले कोहरे में डूब जाएगी. और मान लो कोई खतरनाक शैडो वर्ल्ड हो और आप उसे कंप्लीट ना कर पाओ तो चांसेस हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी या फिर वो शैडो वर्ल्ड रियलिटी को अपने आप में समा लेगा. उसी के साथ अगर कोई इंसान शैडो वर्ल्ड में मर जाता है तो उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा. मतलब कि मान लो 30 में से 10 लोग मर गए और बाकी 20 लोगों ने उस वर्ल्ड के मिशन को कंप्लीट कर लिया तो उस वर्ल्ड के साथ साथ वो लोग भी डिसअपेयर हो जाएंगे और आप उनके डेड बॉडीज़ को भी रियलिटी में नहीं ला पाओगे. इसलिए मैजिक सोसाइटी ने शैडो वर्ल्ड्स को उनके डिफ़िकल्टी के बेसिस पे रैंकिंग दिया है फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10. एंड दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारे शैडो वर्ल्ड्स को क्लियर करना चाहते हैं. पहला है हेब्रियन एकेडमी और दूसरा है वेस्टर्न किंगडम्स. वेल, वेस्टर्न किंगडम्स एक अलायंस है 5 किंगडम्स का
एंड हेब्राइन एकेडमी एक मैजिक एकेडमी है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी होगा जानकारी के लिए, और हम आगे बढ़ेंगे प्लॉट की तरफ। साल 3626, एक ऐसा समय जब शैडो वर्ल्ड लगभग पूरी दुनिया में कब्जा कर लेते हैं। सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 6 हीरोज बचे हैं, जिनमें से एक है डेसिर हरमैन, हमारा मेन कैरेक्टर। उनको एक मिशन कंप्लीट करना है जिसमें 150 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर अभी सिर्फ वो 6 लोग ही जिंदा बचे हैं। सभी को लगता है कि उन्होंने उस वर्ल्ड का मिशन कंप्लीट कर लिया, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और इसी कारण पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। पर जैसे ही वो एक्सप्लोजन होता है, डेसिर 13 साल पीछे एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय अपने यंगर सेल्फ में अपने आप को पाता है। तो आगे क्या होगा और वो कैसे अपने फ्यूचर को बदलेगा, जानने के लिए देखिए रिटर्नर्स मैजिक। इसमें टोटल 12 एपिसोड है और इंग्लिश डब भी अवेलेबल है। पर जाने से पहले 2 और रिकमेंडेशन, ब्लेड्स ऑफ द गार्डियंस एंड स्टारडस्ट टेलीपाथ। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए अबव एवरेज, जनरल ऑडियंस के लिए 1 टाइम वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए ऑल राइट, रिव्यूअर्स के लिए एडमिरेबल और मेरी तरफ से ओकेइश। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नारुतो के प्रोलोग आर्क के बारे में, जिसमें 5 एपिसोड है, वो भी शुरुआती। फर्स्ट एपिसोड में आपको तो पता ही होगा, नारुतो स्क्रोल ऑफ सील्स लेके भाग जाता है, जिसमें खतरनाक और फॉरबिडन जुत्सु होते हैं, जिसको फर्स्ट होकागे ने सील किया था। बट बाद में जाके पता चलता है कि एक्चुअल में मिजुकी ने उसे ट्रिक किया था। इनिशियल डेज में गाइज वो सरप्राइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट आई थिंक सो अभी की ऑडियंस इजीली उसे गेस कर सकती है। और एक बात अगर आपको याद हो तो नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 494 में सुकुने नाम का एक लड़का भी ट्राई करता है स्क्रोल ऑफ सील्स चोरी करने का, बट एक्चुअल में वो एक फेक होता है जो कि काकाशी ने रखा था। भाई इरुका को भाई बहुत मनाना पड़ा था वो स्क्रोल लाने के लिए वापस। उसी के साथ कुछ चुनिन भी हमें देखने को मिलते हैं एपिसोड 1 में, लाइक बेको, इवाना, याजिरोबे, जो आगे गायब हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें बहुत ही कम दिखाया जाता है बिकॉज दे वेर ऑल माइनर कैरेक्टर्स। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जहां कोनोहामारू हमें देखने को मिलता है। उसके कोच का नाम क्या था? आई थिंक सो एबुसु था उसके कोच का नाम, और हमें फोटोग्राफर भाई साहब भी उसी एपिसोड में देखने को मिलते हैं। पर एक्चुअल में गाइज वो एपिसोड उतना इंटरेस्टिंग था नहीं, बस कोनोहामारू जो है वो नारुतो से सीखने आया था कि कैसे वो 3rd होकागे को हरा सकता है, बट नारुतो से सिखाता है क्यूटी जुत्सु, और उसको सीखने के बाद वो दोनों राइवल्स बन जाते हैं होकागे बनने के लिए। उसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड, जो कि था एपिसोड 3, जिसमें होता है नारुतो एक्स सासुके, और वहीं से हेट साइकिल ऑफ साकुरा चालू होता है। बिकॉज जो कमेंट्स किए थे ना उसने नारुतो के ऊपर, लाइक अनोइंग तो थी ही, पर जो कमेंट्स किए थे कि उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ है, तुमको तो पता ही है उसके पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए हर बार वो अपने मतलब के लिए काम करते रहता है, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें परेशान करने के लिए कोई माँ बाप नहीं है, इसीलिए जब देखो नारुतो मतलबी बनता रहता है। आपको तो पता है क्या क्या उसने बोला था, जबकि पूरे टीम 7 अगर देखा जाए तो सब ऑर्फन्स ही थे, बस साकुरा को छोड़ के। एपिसोड 3 में आसुमा, कुरेनाई, मेबुकी हारुनो, तोबियो, कोतेत्सु, इजुमो, राइडो और तोनबो जैसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। आई मीन उनका डेब्यू होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एपिसोड 4 और 5 की तरफ, जहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें काकाशी से आपको बेल छीननी पड़ती है, बट वो छीन नहीं पाते हैं। इन्हीं एपिसोड में सासुके इटाची का हिंट देता है और हमें काकाशी के बुक के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था ईचा ईचा। उसी के साथ काकाशी अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है, इन द निंजा वर्ल्ड दोज हु ब्रेक द रूल्स आर स्कम, बट दोज हु अबैंडन देयर फ्रेंड्स आर वर्स देन स्कम, जो कि उसने ऑब्वियसली ओबितो से सीखा था। और एक बात बताऊं गाइज कि नारुतो का जो मांगा है ना वो थोड़ा ज़्यादा गोर है कंपेयर टू एनिमे। आप एपिसोड 5 में देखना, वहाँ पे आपको इंजर्ड सासुके देखने को मिलेगा। वो वाला सीन गाइज मांगा में गाइज सासुके का हाथ कटा हुआ था गाइज, तो आप समझ सकते हैं कि आप मांगा प्रेफर कर सकते हैं।
तो यही था नारुतो के ऊपर डिस्कशन, देखते हैं बाद में अगर हम कभी करेंगे तो नारुतो की समाप्ति यहीं पे होती है। तो अब हम बात करेंगे इनिशियल डी के पहले एपिसोड के बारे में। तो माउंट आकीना में जो सबसे फास्ट टीम होती है वो थी आकीना स्पीड स्टार्स। तो एक दिन उन्हें चैलेंज करने के लिए आती है अकागी रेड सन्स, जो कि एक लोकल रेसिंग टीम होती है, और प्रैक्टिस मैच में ही रेड सन्स बहुत गंदा हराती है आकीना स्पीड स्टार्स को। बट जब केउसुके, अ मेंबर फ्रॉम अकागी रेड सन्स, वापस लौट रहा होता है तो एक AE86 कार उसे हरा देती है, जो कि केउसुके को शॉक में डाल देती है। एक्चुअली में गाइज वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो हर सुबह 4 बजे टोफू डिलीवर करता है लेक अकीना के होटल्स में, इसलिए वो गाइज बहुत जल्दी कार चलाता है अपनी। तो अगर आपको इनिशियल डी देखने का मन है तो आप देख सकते हैं, बस एनिमेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है आपको। म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है और ऐसे भी गाइज इंडिया में तो है ही अंडररेटेड। तो बाकी बातें हम तब करेंगे जब हम इसका रिव्यू करेंगे। तो यही था आज का सरप्राइज पैकेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आए और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।